Good morning, dear students. Today we will study the EM waves, that is electromagnetic waves. ठीक है बेटे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटे होती क्या है बेसिकली. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटे अभी तक जो आपने वेव्स पढ़ी हैं उसमें क्या देखा था आपने कि ऐसे करके एक वेव, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव होती है ना, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, वेव्स बोलते हैं. अच्छा बेटे, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये भी वेव ही है, लेकिन ये अलग तरह की वेव है. इसमें क्या कि एक इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक वेव होगी एक, फॉर एग्जांपल अगर ये आपने इलेक्ट्रिक वेव मान ली, इलेक्ट्रिक वेव है, ठीक है, और एक क्या होगी, मैग्नेटिक वेव. अब दोनों क्या होगी, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बोलने का मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड कहाँ होगी बेटे, बताओ आपको, ऊपर की डायरेक्शन में होती है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन इसको शो कैसे करते हैं, ऐसे करके जो 2 डायमेंशंस में. तो बेसिकली ये जो हमारी थर्ड वेव होगी, सॉरी सेकंड वेव मैग्नेटिक वेव, वो ऐसे करके होगी इन दिस, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके. मीन्स ये ऐसे है तो वो क्या होगी, इन दिस वे. 3 डायमेंशन में इसको शो नहीं कर सकते हैं, तो इसको अब शो करने के लिए इन दिस वे ऐसे करके, ऐसे इन दिस वे, ये वाले, ठीक है बच्चों, इन दिस वे, ये वाले. ये है कैसी, बेसिकली ऊपर की डायरेक्शन हो, इन दिस वे, ठीक है. तो इसको अगर हम मैग्नेटिक वेव को ऐसे शो कर सकते हैं कि ये क्या है, ये इसका क्रस्ट है, ये इसका ट्रफ है, ठीक है बेटे, इन दिस वे, ये है. तो ये होती है बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या बोलेंगे आप, दीज आर द वेव्स इन विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड एंड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. जैसे अगर ऐसे ये प्रोपेगेट हो रही है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कर रही है, ऐसे करके इन दिस वे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके प्रोपेगेट करी हुई, ठीक है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो बेटे, फॉर एग्जांपल लाइट जो है, लाइट वेव्स जो, वो भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. या हमारी मोबाइल की जो ट्रांसमिशन की वेव्स होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है. तो ये, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाई हुई हैं आपको, आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है. सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये आगे बेटे कि ये क्या होता है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है. ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, अपने +1 में पढ़ा था. ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है बेटे. प्रॉपर्टीज़ में है ट्रांसवर्स इन नेचर. तो ट्रांसवर्स और बेटे जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि इन विच द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो होती है ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है. फर्स्ट क्या था, ट्रांसवर्स नेचर होती है इसकी बेटे, ठीक है, ट्रांसवर्स, ठीक है. और सेकंड क्या है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस. ये ध्यान रखना बेटे, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या कोई चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या वो ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकता है, आप क्या बोलेंगे, नो, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्जेस ओनली, ठीक है. थर्ड क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम. ये भी बेटे मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए, मटीरियल मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा जो सनलाइट आती है तो उसमें मैक्सिमम जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो वैक्यूम होता है, स्पेस जो है. अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटे, याद रखना फॉर्मूला 1/μ0 ε0 अंडर रूट. और इसकी जो वैल्यू होती है पता ही है आपको, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है. और ये तो है इन द वैक्यूम, और किसी मीडियम में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 1/μ ε0. where what is mu is the permeability of the medium and epsilon is the, नोट नहीं होगा यहाँ पर, epsilon is the permittivity of that medium, ठीक है बेटे. और फिफ्थ पॉइंट है mu इज इक्वल टू c/v, ये ध्यान रखना है. अभी अब अगली यूनिट में हम mu पढ़ेंगे. बेसिकली mu है क्या, mu इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चे. अब नेक्स्ट है सिक्स्थ है, दे ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को ये ओबे करते हैं, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है बेटे. आपने पढ़ा था +1 में, सुपरपोजिशन होता है व्हेन द 2 or more waves are propagating, then the resultant is given by the vector sum of their displacement.
7th है बेटे लाइट वेक्टर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ठीक है बेटे, लाइट जो होती है बेटे इसकी किसके कारण होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है बेटे। और द 8th है द एनर्जी ऑफ EMF वेव इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, कि एनर्जी जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इक्वली डिवाइडेड होती है। अच्छा 9th है बेटे आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है बेटे, ये कई बार पूछ ली जाता है कि व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या ये, दिस इज S इज इक्वल टू E क्रॉस H, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, S इज इक्वल टू E क्रॉस H, H क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट्स वैल्यू इज 1/μ0 E क्रॉस T, ठीक है बेटे। ये इन दिस ये होती है इसकी वैल्यू, और S से इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कई बार आती हैं तो आपने इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना बेटे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है बेटे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने बेटे केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है, स्पेक्ट्रम इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उनकी ऑर्डरली अरेंजमेंट की। कई बार क्या कि जैसे माना वेवलेंथ किसकी ज़्यादा, ऐसे करके वेवलेंथ, तो उससे कम उसके ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वेवलेंथ में भी आ सकता है या फ्रिक्वेंसी में भी आ सकता है। अब आपको पता कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है बेटे, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है लैम्बडा इंटू न्यू, ठीक है बेटे। तो लैम्बडा क्या होगा, इट इज़ C/μ। इट मीन्स कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी जो है वो फ्रिक्वेंसी वो क्या होगी, कम होगी बेटे, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। मीन्स यू कैन से इफ़ दे आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, देन इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी फ्रिक्वेंसी जो वो इंक्रीज करेगी, ठीक है बेटे। तो इसमें बेटे सारी की सारी ये आपको ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं। सबसे पहले आपको गामा रेज बताई गई हैं बेटे, याद रखना आपने। नंबर 1 है गामा रेज, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गामा रेज क्या होता है बेटे, दे आर सबसे पहले कि दे आर ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन एंड इट्स फ्रिक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 3 × 10⁻19 to 3 × 10⁻20, ठीक है बेटे। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो वो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है बेटे, ठीक है। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हुई तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी बेटे, वेवलेंथ क्या होगी इसकी, कम होगी, सबसे कम होगी, ओके। अच्छा बेटे ये दे आर हाईली एनर्जेटिक एंड क्योंकि आपको एक और बात बेटे कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हुई बेटे, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या हुई इसकी, वेवलेंथ विल बी मिनिमम, ये ध्यान रखना बेटे आपने, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है जैसे कि मैंने अभी कहा। और एक और बात की बेटे E इज इक्वल टू H न्यू, ये आपने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू H न्यू, वेयर व्हाट इज H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसलिए अगर आप गामा रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ हाईली पेनिट्रेटिंग, कि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे माना किसी भी ब्लॉक रखा हो यहाँ पर, उस ब्लॉक की ज़्यादा थिकनेस होगी, उसको भी क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। वाई, बिकॉज देयर फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा सेकेंड बेटे दे हैव स्मॉल आयनाइजिंग पावर। स्मॉल आयनाइजिंग पावर क्या हुआ, आपको पढ़ा होगा कि गामा रेज क्या होती है बेटे, इसके लिए न्यूट्रल होती हैं। क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। आपने अल्फ़ा बीटा और गामा पढ़ा होगा, अल्फ़ा पॉजिटिव होती हैं, बीटा नेगेटिव होती हैं, और गामा जो होती है वो न्यूट्रल रेज होती हैं, ठीक है बेटे। तो दे आर, इसलिए इनकी आयनाइजिंग पावर जो वो सबसे कम है, ठीक है बेटे। थर्ड है दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट उसको अफेक्ट करेंगी। और दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होंगे। इसके आगे यूजेस भी देखें बेटे, यूजेस में क्या था, दे आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, दे आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा बेटे सेकंड है आपका एक्स रेज, ठीक है।
एक्स रेज में आपकी फ्रिक्वेंसी रेंज दी गई है 3 × 10⁻16 टू 3 × 10⁻19 हर्ट्स, तो उससे कम है बेटे, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दे आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। अभी मैंने कहा कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो नेचुरली इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो ये लिखा हुआ कि इनकी वेवलेंथ बड़ी कम होती है। दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे, ये क्या करती हैं, गैस को आयनाइज कर देती हैं। दे आल्सो पोजेस्ड हाई पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर भी हाई है क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। एंड दे ऑलवेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है बेटे। और इनके यूजेस भी लिखे हुए हैं, आपको पता ही है, दे आर यूज टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन ए बोन, ठीक है। एंड यूज टू रेडियोथेरेपी में भी यूज़ होते हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर द डिटेक्टिव पर्पसेस बाय द सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, थर्ड है बेटे हमारा यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज क्या होती है बेटे, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। तो इनकी भी फ्रिक्वेंसी रेंज दिखी है 8 × 10⁻14, बेटे आपने याद कर लेनी है, 8 आगे है 8 × 10⁻16 हर्ट्स, ठीक है। ये रेंज है इसकी, तो उससे थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी अब कम, फ्रिक्वेंसी कम होती जा रही है, ठीक है बेटे। और वेवलेंथ की होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसकी लिखी हुई है यूवी रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, दे आल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, दे आर आल्सो अंडरगो इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ये हम इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन बेटे हम आगे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। दे कैन कोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कोज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके यूजेस क्या बेटे, व्हाट आर इट्स यूजेस, आपको पता होगा। दे आर यूज फॉर चेकिंग द सैंपल ऑफ मिनरल्स, मिनरल को चेक करते हैं। दे आर यूज टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी इससे हम देख सकते हैं। दे आर यूज टू स्टरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेशन वगैरह करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनको स्टरलाइज करने में भी इनका यूज़ होता है बेटे, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज़। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे, अब इसका फोर्थ है बेटे, फोर्थ पार्ट है हमारा, दे आर विजिबल लाइट, ये जो हमें दिखती है बेटे, विजिबल लाइट, जो सनलाइट है वो इसमें आएगी, और जो ट्यूबलाइट वगैरह की होती है वो भी इसमें आएगी। इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो आपको याद होनी चाहिए बेटे, 3 × 10⁻11 टू 4 × 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है बेटे। ये होती है इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज, ओके। अब आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ पता ही है क्या क्या होती है बेटे, दे ओबे द, अच्छा विजिबल लाइट आ गए, इसकी आपको सारी पता ही है, इंटरफेरेंस होता है इसका, उसको डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन सारे इसमें होते हैं। फिफ्थ है बेटे इसमें, फिफ्थ है हमारा इंफ्रारेड रेस, IR रेस, ठीक है बेटे। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है बेटे वो क्या है, 3 × 10⁻11 टू 4 × 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है बेटे। तो ये बेटे इसमें है, सॉरी विजिबल लाइट की मैंने गलत लिख दी थी। विजिबल की लाइट जो है वो होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्स टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, इसको याद रखना बड़ा इजी है। तो IR होता है इंफ्रारेड रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दे अंडरगो इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है बेटे। तो इसके यूजेस क्या होते हैं IR के, इंफ्रारेड रेज फ्रॉम द सन कीप द अर्थ वार्म, IR इज, बट आजकल बेटे हमारा आपने देखा होगा कि एक जो रिमोट थर्मोमीटर जो चला हुआ देखा होगा आजकल, बड़ा यूज़ हो रहा है वो कोरोना पीरियड में। तो उसमें जो बेटे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो उसमें क्या होती है, IR रेज होती हैं। कौन सी, IR इंफ्रारेड रेज होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या होता है IR रेज का, दे आर यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन को भी करते हैं, दे आर यूज टू इन सोलर वाटर हीट रेडिएशन में करते हैं। देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स एंड यूजेस ऑफ दिस। सिक्स्थ है बेटे आपका माइक्रोवेव्स, ठीक है बेटे। अब माइक्रोवेव्स का क्या मतलब बेटे, अब जैसे हम देख रहे थे तो हमारी जो बेसिकली फ्रिक्वेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जो हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है बेटे। अब देखेंगे तो माइक्रोवेव्स इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड
फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 3 × 10⁻⁸ to 3 × 10⁻11। ठीक है। माइक्रोवेव्स का बेटे क्या क्या यूज़ है आपको पता ही है। दे आर यूज इन द माइक्रोवेव ओवन्स, जिसमें हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। मेनली इसका काम ये क्या है कि माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर द हीटिंग, और इसके साथ साथ दे आर आल्सो यूज इन द कम्युनिकेशन। ये ध्यान रखना है बेटे, कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स दोनों, ये लगभग इनकी जो यूजेज है वो सेम है बेटे। ठीक है, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, इनके जो यूजेज है बेटे और प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम है। ठीक है बेटे, दे आर, सबसे बड़ा यूज़ क्या है बेटे इन दोनों का, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का, दे आर यूज इन द कम्युनिकेशन पर्पस। तो कम्युनिकेशन में दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। वायरलेस टेली कम्युनिकेशन, दे आर यूज इन रेडार सिस्टम, दे आर यूज टू स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये बेटे हमारी कुछ इसमें है प्रॉपर्टीज़, और हमारी जो स्पेक्ट्रम है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेटे हमारा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। ये क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड शो दैट दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इसको बेटे प्रूव करने के लिए आपने एक डायग्राम बनाना है दिस वे। ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया और ये जेड आ गया। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर आपने एक पैरेललोपाइप्ड बनाना है। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम दिस वे ऐसे करके ये आ गया दिस वे, और अभी होगा इसमें ऐसे करके ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है बेटे, और यहाँ पर ऐसे, ये एक पैरेललोपाइप्ड, इसका आपने नाम दे देना O A B C D E, ये आ गया F और G। बेसिकली ये हमने कंसीडर क्यों किया है, क्योंकि हमने मान ली कि कोई वेव चल रही है बेटे। दिस इज़ बेसिकली कौन सी वेव है, ये दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी हम इसका एक ही पार्ट कंसीडर करेंगे, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। माने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या इलेक्ट्रिक वेव है। ठीक है बेटे, अच्छा बेसिकली अभी मैंने कहा था कि ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जो क्या परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती हैं। ठीक है बेटे, विच वाइब्रेट परपेंडिकुलरली। पर इसमें हम ये शो करेंगे, अभी तक ये मानेंगे कि ये क्या, दीज आर नॉट, या हम मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमने एज्यूम कर दिया बेटे, क्या किया, ये हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये क्या है, ऐसे करके वाइब्रेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस कर रही है। ठीक है बच्चों, अब बेटे इसके बॉक्स के अंदर ही हमने एक गॉसिस लॉ लगाना है। गॉसिस लॉ क्या था बेटे, वो E.ds अलोंग इस क्लोज्ड सरफेस, E.ds अलोंग ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0, क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड। पढ़ा था बेटे, ये गॉसिस लॉ में पढ़ा था कि जो हमारे क्लोज सरफेस है इसका जो E.ds होगा, और ये क्लोज सरफेस का नाम क्या है, OABCDEFG। ठीक है, ये बेटे हमारा, ठीक है, क्लोज सरफेस। ओके, अब आपको पता है बेटे कि बेसिकली यहाँ पर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 आ जाएगा। और एक और काम क्या करना हमने कि जो हमारा क्लोज सरफेस है इसको हमने स्प्लिट कर देना है एक प्लेन में। जैसे एक ये पार्ट आ गया, एक ये पार्ट आ गया, इसके 6 जो फेसेस है उसमें इसको हमने स्प्लिट करना है बेटे। ठीक है बेटे, अब इसमें लिखेंगे E.ds। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्लोज्ड को हमने तोड़ दिया है 6 भागों में। सबसे पहले कौन सा आ गया, OABC। ठीक है बेटे, अच्छा ठीक है बेटे, प्लस दूसरा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू होगा, और दूसरा कौन सा आएगा, E.ds। अब यहाँ पे क्लोज नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अब ये क्या है, दीज आर द सरफेसेस। दूसरा कौन सा ले लिया, BCDE। ठीक है बच्चों, प्लस 6 लेंगे पूरे, E.ds क्या है क्या बेटे, अब ले लो आप DEFG। ठीक है बेटे, प्लस और कौन सा रह गया हमारा, OCDF, और यहाँ पर E.ds। ठीक है बेटे, गॉस सिस्टम हो गया, 1 2 3 4 6 आएंगे बेटे इसमें। अब कौन सा बचा, OFGA और E.ds।
डी एस। ठीक है बच्चों, ये बचा प्लस एक और कौन सा बचा, ई डॉट डी एस। अब हमारे पास कौन सा बचा, ए बी ई जी, ए बी ई जी। ठीक है बेटे, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों आया, बिकॉज द सरफेस डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज। ठीक है बेटे, यहाँ पे सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए राइट हैंड में जीरो आ जाएगा। ओके बेटे, इसको आपने देख लेना जरा, ये कवर नहीं हो रहा होगा तो ओके। अब बेटे देखेंगे कि इसमें अगर आप देखें, हमने माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में है, मीन्स ये जो दो फेसेस हैं ये वाले, यहाँ पर ही इसमें और इसमें, क्योंकि हमने माना होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वाई और जेड के अलोंग नहीं होगी, तो सारे के सारे फेसेस हमारे जीरो हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि ई डॉट डी एस जैसे अगर देखें तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे मानी हुई है। और अगर ये जो फेस बचेगी जैसे जी फी, ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू होती है ज़ीरो। और हमारे पास कौन सा बचेगा, सिर्फ बी सी डी ई और ओ ए एफ जी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ई डॉट डी एस कौन सा बचा बेटे, हमारे पास बी सी डी ई प्लस ई डॉट डी एस कौन सा बचा हुआ हमारे पास, ये ए डी एफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको बेटे ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, क्या आएगा हमारे पास। अब सपोज कर लिए यहाँ पर हमने, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, ए को ई डैश मान लिया, ए को ई मान लिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, इसको ई डैश मान लिया। ठीक है बेटे, प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब ये दोनों क्या आ गए बेटे, दीज आर कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पर बेटे अगर देखें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, सरफेस ये डी एस यहाँ होगा, एक डी एस यहाँ होगा बेटे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एक की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 180 डिग्री आएगी। ठीक है, 180 डिग्री होता है -1, तो ई यहाँ पर डी एस माइनस ई डी एस। ठीक है, अब इक्वल टू 0। अब बेटे बेसिकली इसको ई डैश माना हुआ है। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि कोस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस होती है। अब इसका डी एस अगर एरिया ए माना हुआ है, इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई डैश, तो ये दोनों एरिया से एरिया कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या बच गया, ई डैश इज इक्वल टू ई। इसका मतलब क्यों हो बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि ई की वैल्यू यहाँ भी सेम थी और यहाँ भी सेम है। ये जो बात है बेटे, दिस इज कंट्राडिक्टरी, दिस इज कंट्राडिक्टरी, दिस इज कंट्राडिक्टरी का मतलब कि ये जो एक कंट्राडिक्शन, एक विरोध उत्पन्न कर रहा है, वो क्यों, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसी भी इलेक्ट्रिक ईएम वेव में, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, वो ऑलवेज चेंजिंग होती है। कि यहाँ और यहाँ कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं, सेम नहीं हो सकती है। तो अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, ये आपने लिखना है, अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। एजम्पशन रॉन्ग मतलब हमने क्या माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो फ्लो कर रही है थ्रू एक्स एक्सिस, इट मीन्स हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी, तो इसलिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगी, ये या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी या अलोंग जेड एक्सिस होगी। सो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इसलिए वो क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ये जरूर लिखना बेटे आपने, ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रही है दोनों वैल्यू पर, दोनों फेसिस पर, विच इज कंट्राडिक्टरी टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो दे आर क्या है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके बेटे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे, दिस इज़ द हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। बेसिकली होता है क्या जिसमें, प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, कि हम प्रोडक्शन ईएम वेव्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें बेसिकली ये जो दिस इज़ इंडक्शन कोयल, दिस इज़ क्या है, इंडक्शन कोयल। इंडक्शन कोयल का क्या काम है कि दोनों प्लेट्स जो हैं, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये दोनों प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लगाई गई हैं और इससे अटैच किए गए हैं बेटे स्फीयर्स, इसको S1 बोला हो गया है,
एंड दिस स्फीयर इज कॉल्ड S2। दो स्फीयर्स हैं बेटे, ठीक है बेटे। तो ये इसका बेसिकली कंस्ट्रक्शंस हैं। दीज आर द प्लेट्स P1 एंड P2 ऑफ द कैपेसिटर। एक दो प्लेट्स लगा दी आमने सामने फेसिंग ईच अदर, और ये इंडक्शन कोयल है। इंडक्शन कोयल क्या बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा चार्ज कर देगी P1 और P2 को, और S1 S2 क्या है, दीज आर द स्फीयर्स। अब आपको पता है स्फीयर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर दे कैन स्टोर वेरी मच चार्ज, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो वो इसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है बेटे। अब होगा क्या बेसिकली, इसके जो वर्किंग है वेरी इजी है। तो व्हाट इज़ द वर्किंग कि वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन S1 एंड S2, कि जब इन प्लेट्स डिस्चार्ज होंगी तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा S1 और S2 में, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर जो वो क्रिएट हो जाएगा। अब जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा बेटे, जो आपको पता है यह क्या होता है, जैसे कि बिजली जो लाइटनिंग होती है ना बेटे ड्यूरिंग द मॉनसून या ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, तो उसमें भी बेसिकली होता है क्या कि बहुत ज़्यादा हाई, हाँ बेसिकली होगा क्या बेटे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल जो वो क्रिएट हो जाएगा। और जब हाई पोटेंशियल क्रिएट होगा, जो इसके बीच में जो एयर है बेटे दैट विल बी आयनाइज्ड, वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। और आयनाइज होने के कारण क्या होगा बेटे, यहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है बेटे, स्पार्क प्रोड्यूस क्यों हुआ, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसी वजह से क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अगर सपोज ये जो कैपेसिटर लगाया हुआ इसकी कैपेसिटेंस E है, और इंडक्टेंस की जो कैपेसिटी वो क्या L है, L इज़ द इंडक्टेंस, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी बेटे 1/2 पाई LC, ये आएगी बेटे हमारी। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द EM वेव्स प्रोड्यूस। सो बेटे दिस इज़ वेरी इजी, और इस अरेंजमेंट से हम वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अप टू द फ्रिक्वेंसी 5 × 10⁻⁷ hertz, which is very large. So बेटे we can produce, और इसको बेसिकली L और C इसमें वेरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, तो हम we can also calculate the value of the frequency. तो ये बेटे दिस इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है कि बेसिकली इट शोज द हाउ कैन वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा बेटे इसके साथ में एक और आपको छोटा सा है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है कई बार। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अब बेसिकली होता क्या है बेटे, फॉर एग्जांपल दीज आर द क्या है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यू आर माने यहाँ पर करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली ये करंट है यहाँ पर क्या होगी वैल्यू IC, जो नॉर्मल करंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं IC मीन्स कंडक्शन करंट। क्या है IC, दिस इज कंडक्शन करंट, ठीक है बेटे। अब बात ये कि यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब हो कि यहाँ बीच में तो गैप था, तो इस गैप में कैसे करंट फ्लो कर गया बेटे। तो बेसिकली ये जो करंट फ्लो कर गया इसको बोलते हैं ID, और ID होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है बेटे। और दोनों की वैल्यू IC इज ऑलवेज इक्वल टू ID, दोनों की वैल्यूज जो बेटे वो बराबर होती हैं। तो बेसिकली द करंट बिटवीन द गैप ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ ही वो आपको पता ही होनी चाहिए। ज़्यादातर इसमें क्या था बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और स्पेक्ट्रम में से कोई भी वेव, जैसे 7 वेव्स हैं, 7 वेव्स हमने पढ़ी, तो 7 में से कोई भी आपसे 2 पूछी जा सकती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो वो बेटे आपने ढंग से पढ़ना है। ओके, थैंक्स।